हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है विंडो मैथ्स टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स दूंगा जो आपकी यूजफुल होंगी फॉर क्लास 10 साइंस एग्जाम के लिए। बिकॉज पेपर में बच्चा आंसर तो लिख के आ रहा है बट लिखने के उतने मार्क्स नहीं मिल रहे उस बच्चे को, जिस करके वो काफ़ी परेशान है। तो वो क्या गलतियां हो रही हैं आपसे जिससे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करने आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। और आपकी गलतियां भी अगर प्री बोर्ड एग्जाम में हुई हैं तो वो गलती आपकी बोर्ड एग्जाम में ना हो। तो इस करके पेपर में प्रेजेंटेशन स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है कि पेपर में सिर्फ लिखना ही हमारा मोटिव नहीं है, उसको हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने एग्जामिनर के सामने कि उसको चेक करते वक्त दिक्कत ना हो। तो इस करके यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपको आंसर शीट मिले तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बोथ साइड 2.5 सेंटीमीटर से आइडर साइड आपने क्या कर दिया, स्केल से लाइन ड्रॉ कर देनी है। देन उसके बाद जो भी अगर आप सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आप सेक्शन को मेंशन करोगे और देन आपने यहाँ पर आंसर लिखना है। बिकॉज आपको पता है कि सेक्शन है आपका टोटली एमसीक्यू बेस्ड है। तो यहाँ पर अगर आप कोई ऑप्शन को डिफाइन कर रहे हो तो वो आपका क्या डिफाइन कर रहा है ऑप्शन, वो भी आपको लिख के आना है। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, आंसर है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, अब ए क्या डिफाइन कर रहा है वो लिख के ही नहीं आता। तो इस करके ये गलतियां मत करें। जो ऑप्शन ए में जो आंसर लिखा हुआ है वो आपको एज इट इज़ वही उतार के उस ऑप्शन में लिख के आना है। बच्चे सोच रहे हैं कि यार टीचर और सिर्फ ABCD चेक करेगा, नहीं, आपने वो भी आंसर लिख के आना है। तो ये आप गलतियां ना करें। जैसे कि इस बच्चे ने लिखा है आंसर नंबर 1 ए ऑप्शन, तो क्या आंसर था वो पूरा मेंशन किया है। अब अगर कोई न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में आप डायरेक्टली तो आंसर लिखोगे नहीं, उसकी कैलकुलेशन तो करोगे। तो बच्चा सोचता है कि रफ वर्क में करना है, नहीं, आप नीचे आप उसकी कैलकुलेशन को कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप आंसर नंबर 4 देखिए, बच्चे ने पूरे पहले कैलकुलेशन को सॉल्व किया, जो आंसर आया उसको आपने ऑप्शन से मैच करके उसने आंसर को डिफाइन किया। तो ये नहीं कि आप डायरेक्टली आंसर लिख रहे हो। अगर आप माइंड में कैलकुलेशन कर रहे हो देन आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो आप उसको फेयर वर्क में ही लिख कर दिखाओगे कि ये आंसर मेरा कैसे आया है। और देन उसके बाद आपको पता है कि असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, तो वहाँ पर आपने पूरे डिफाइन करना है अपने आंसर को। देन फर्दर आपको पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक आपका रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपने रिएक्शन में अगर कोई एरो इंडिकेशन कर रहे हो तो वो आपने पेन से नहीं करना, वो आपने पेंसिल से डिफाइन करना है। और रिएक्शन को पूरे आपने नीट एंड क्लीन लिखना है कि आपको पता है कि अगर एक एलिमेंट का अगर एक दो सिंबल होते हैं तो आपका पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल। तो बच्चे कई बार दोनों को स्मॉल लिख दे रहे हैं जिस करके वो गलतियां हो जाती है। तो इस करके आपने नीट एंड क्लीन रिएक्शन को लिख के आना है और जोन सा ऑप्शन आपका आंसर डिफाइंड हो रहा है उसको यहाँ पर आपने मेंशन करना है और क्या आंसर है वो भी आपने लिख के आना है। तो ये गलतियां आपने यहाँ पर नहीं करनी इन सेक्शन नंबर ए MCQ क्वेश्चन में। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि बच्चे का सेक्शन नंबर B स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले उसने डिफाइन किया, देन यहाँ पर उसने प्रॉपर क्वेश्चन लिखा। और ये भी आप याद रखना कि अगर कौन सा आप क्वेश्चन लिख रहे हो और वही आंसर आपको लिखना चाहिए, क्योंकि कई बार गलती से क्वेश्चन हम कोई और उतार देते हैं और आंसर कोई और लिख देते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कोई भी अगर शॉर्ट टाइम आंसर लिख रहे हो तो अगर इस क्वेश्चन में और इस आंसर में अगर कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको आपने पेंसिल से अंडरलाइन करना है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, तो बच्चे ने क्या किया, होमोलॉगस सीरीज के बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको बताया कि उसका जो एडजेसेंट कंपाउंड्स होता है वो डिफर बाय CH2 यूनिट होता है। तो उसने इन दो पॉइंट्स को क्या किया, अंडरलाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, जिससे वो आंसर हो थोड़ा और हाईलाइट हो गया। तो टीचर इन पॉइंट्स को डायरेक्टली देखेगा और आंसर को सीधा राइट कर देगा। तो ये पॉइंट्स भी आपने याद रखना है कि आपको कैसे हाईलाइट करना है मेन पॉइंट्स। और देन उसके बाद अगर एक ही क्वेश्चन में अगर दो टाइप के क्वेश्चन अगर वो पुट अप कर रहा है तो आपने डायरेक्टली दोनों को कंबाइन करके नहीं लिखना। जैसे कि उसने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, देन उसके बाद एक लाइन छोड़ के उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी सॉल्व किया, जिससे उसको आइडिया हो जाएगा टीचर को कि इस दो पार्ट के आंसर उसने कैसे डिफाइन करे। अगर आप इसको इसके साथ ही कंबाइन कर दोगे तो टीचर उसको डिफरेंस करने में, पहचानने में उसे दिक्कत होगी। तो इस करके आप ऐसे बारीकी से इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिए और आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक और चीज़ आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जो बच्चे ने बहुत अच्छी करी। जैसे वो कोई आंसर लिख रहा था तो उसने एक वर्ड लिखना भूल गया, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि इस लाइन को काटेंगे और देन उसके बाद यहाँ लिखेंगे। बच्चे ने कितनी बारीकी से यूज़ और यहाँ पर एरो इंडिकेशन करके एक वर्ड डिफाइन कर दिया, जिससे उसकी कटिंग भी नहीं और उसका आंसर प्रॉपर ढंग से हो गया। और जो जो उसके मेन पॉइंट्स है उसके नीचे उसने क्या कर दिया, पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया। तो ऐसी चीज़ें आपने भी अपने पेपर के करते वक्त ध्यान में रखनी है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर C स्टार्ट हो गया, तो बच्चे ने सेक्शन C डिफाइन किया और आपको बताया कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन तो अक्सर पेपर में आता ही है। तो आपने क्या करना है, जो भी अगर आप बॉक्स बनाओगे उसको आपने
पेंसिल से ड्रॉ करना है। और जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, तो यहाँ पर आपने एक एक दो बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखा उसने। और देन अगर ये आंसर अगर आपका 2 लाइन में आ रहा है और अगर ये 3 में आता है तो हम चौथी लाइन से ही इस क्वेश्चन को सेकंड पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। तो जिससे ये क्या लगेगा, सिमेट्रिकल लगेगा और इजीली अंडरस्टैंड होगा रीड करने में भी, कि टीचर को डिफरेंस समझ आएगा कि अगर ये इसका आंसर है तो इसका जस्ट अपोजिट ये आंसर होगा। कितनी खूबसूरती से और कितना दिमाग लगाकर बच्चे ने आंसर को अटेम्प्ट किया है, जिससे टीचर को भी दिक्कत ना आए वाइल चेकिंग द पेपर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, अगर आपको कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले उसका आपने गिवन स्टेटमेंट लिखनी है कि क्या क्या यहाँ पर आपको गिवन है। जैसे सपोज यहाँ पर आपको ओम्स लॉ के बेस पर कोई क्वेश्चन आया कि वोल्टेज इतना गिवन है, करंट इतना गिवन है, तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें लिखी, देन आप कौन सा लॉ अप्लाई करो तो वो भी आप डिफाइन करोगे। देन उसने कैलकुलेशन बड़े तरीके से करी और जो भी उसका आंसर आ रहा है उसको पेंसिल से उसने विद इन बॉक्स ब्रैकेट में डिफाइन किया, जिससे टीचर को दिक्कत ना हो चेकिंग करने में और डायरेक्टली वो आंसर को हाईलाइट होते हुए देख सके और सीधा उसको आंसर को टिक करके फाइनल आंसर दे दे। तो इस करके आप ऐसे लास्ट में हाईलाइट कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एक सर्कल में या फिर एक बॉक्स डिफाइन करके आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आपको सपोज कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर अगर आप कोई एलिमेंट या फिर कंपाउंड की बात कर रहे हो तो उसका स्टेट अगर आपको पता है कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या एक्वस है या पीपीटी है, कोई भी है अगर है, तो अगर आपको उसका स्टेट याद है तो आप उसको विद इन ब्रैकेट उसके स्टेट को भी डिफाइन करोगे। अगर आपको कोई कलर पूछा गया या चेंज ऑफ कलर या फिर उसका टेम्परेचर वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। तो अगर आप कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो तो उसको आप विद इन बॉक्स रिप्रेजेंट में कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप उसे नीट एंड क्लीन डिफाइन करें, कोई कटिंग ना करें। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो सेक्शन डी आपका स्टार्ट हो रहा है, बच्चे ने सेक्शन डी यहाँ पर लिखा और क्वेश्चन नंबर मेंशन किया और कौन सा पार्ट कर रहा है वो भी डिफाइन किया। और अगर आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो तो काफ़ी उसने नीट एंड क्लीन बनाया और सारी लेबलिंग को ऐसी खूबसूरती से डिफाइन किया है कि टीचर को दिक्कत नहीं हो रही रीड करने में। और आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग याद रखें कि जो भी आपके एरो होंगे वो आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे और लेबलिंग आप पेन से कर सकते हो, क्योंकि पेंसिल से कई बार क्या हो जाता है कि वो एक बार इतना रब हो जाता है कि धीरे धीरे वो मिट ही जाता है, जिस करके आप लेबलिंग को पेन से भी आप मार्क कर सकते हो। अगर आपके टीचर ने बोला कि आप पेंसिल से ड्रॉ करना है तो पेंसिल से लेबलिंग करो, अदरवाइज आप पेन से भी लेबलिंग कर सकते हो नीट एंड क्लीन। बट लेबलिंग करते हुए अंडरलाइन आप पेंसिल से करोगे, जिससे वो आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन हो और उस पर बार बार आपने हाथ रब नहीं करना, क्योंकि ग्रेफाइट आपका फैलता जाएगा और वो काला हो जाएगा। तो जिस करके आपने एक बार अगर बना दिया डायग्राम तो उसको बार बार छेड़ना नहीं है और उसके हाथ के ऊपर हाथ वगैरह नहीं लगाना। देन उसके बाद आप उसके पूछे गए क्वेश्चन को आप इजीली डिफाइन करोगे, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको कई बार केस स्टडी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो कौन सा टाइप का मिरर यूज़ कर रहा है, तो सबसे पहले आपने वो डिफाइन करना है। और जो भी अगर आपका कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहा है तो उसको आपने पेंसिल से ड्रॉ करना है, डिफाइन करना है। देन उसके बाद अगर आपको कोई भी डायग्राम पूछा जाए रे डायग्राम, तो वो आपने पेंसिल से बनाना है। और कई बार बच्चे सोचते हैं कि आर कैसे लगानी है, हाथ से लगानी है कैसे, तो ये आप विद द हेल्प ऑफ कंपास से ही ड्रॉ करोगे, हाथ से आपने ड्रॉ नहीं करनी। बाकी सारे एरो इंडिकेशन वगैरह आप स्केल से करोगे और एरो भी मार्क करोगे कि रे आपकी कैसे डिफाइंड हो रही है, कौन से डायरेक्शन से वो मूव कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। तो ये सारी एरो इंडिकेशन भी आप डिफाइन करोगे नीट एंड क्लीन। तो ये सारे पॉइंट्स को आपने इग्नोर नहीं करना, इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करें अपने एग्जाम में।